जय हिंद। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की कहानी क्या है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पोल्यूटेंट्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी हार्मफुल मटेरियल का एडिशन जो कि एनवायरनमेंट को अनफिट बनाता है उसे क्या बुलाया जाता है? उसे बुलाया जाता है पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज बेसिकली एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स टू द एनवायरनमेंट मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी हार्मफुल मटेरियल का एडिशन, उसे बुलाया जाता है पॉल्यूशन। सवाल आता है पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो हार्मफुल मटेरियल्स की हम बात कर रहे थे, इन्हीं हार्मफुल मटेरियल्स को क्या बुलाया जाता है? पॉल्यूटेंट्स बुलाया जाता है। थोड़ा डिटेल डेफिनेशन अगर देखें तो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्शन जो कि इकोसिस्टम को उसके इक्विलिब्रियम स्टेट से डिसइक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ लेके जाता है, उसे क्या बुलाया जाता है? उसे पॉल्यूटेंट बुलाया जाता है। दूसरे तरीके से अगर कहें तो कोई भी ऐसा मटेरियल या फिर फैक्टर जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, उसे क्या बुलाया जाता है? उसे पॉल्यूटेंट बुलाया जाता है। दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। एक तो हमने बात की पॉल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी हार्मफुल मटेरियल का एडिशन जो कि एनवायरनमेंट को अनफिट बनाता है, उसे क्या बुलाया जाता है? उसे पॉल्यूशन बुलाया जाता है। और ये जो हार्मफुल मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं हार्मफुल मटेरियल्स को क्या बुलाया जाता है? पॉल्यूटेंट्स बुलाया जाता है। कोई भी ऐसे मटेरियल्स या फिर फैक्टर्स जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको पॉल्यूटेंट्स बुलाया जाता है। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको कई बेसिस पे क्लासिफाई करके देखा जाता है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, और ऑरिजिन के बेसिस पे ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप के देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, उन्हें बुलाया जाता है नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ इसके दौरान जो डस्ट रिलीज होगी, जो हैवी मेटल्स रिलीज होंगे, इनको रखा जाएगा नेचुरल पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। और दूसरे होते हैं एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज। मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं उनको रखा जाता है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक देखने को मिलते हैं नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, और दूसरे देखने को मिलते हैं एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ परसिस्टेंस, और फॉर्म ऑफ परसिस्टेंस के बेसिस पे भी ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि एक लंबे टाइम पीरियड तक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, उनको रखा जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल DDT है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है।
और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं, उनको रखा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट। ये जो पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट है ये फॉर्म होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स के इंटरेक्शन की वजह से। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ परसिस्टेंस ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, और एग्जिस्टेंस इन नेचर के बेसिस पे भी ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गया है, उनको रखा जाता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। नाम से क्लियर है, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गया है, उनको रखा जाता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर विद इन लिमिट्स हो तो काम की है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो पॉल्यूटेंट का काम करती है। और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि नुकसान पहुंचाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर अमाउंट। अमाउंट कितना है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं तो फॉर श्योर नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हार्म कॉज करने वाले हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बुलाया जाता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। और ये जो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं ये एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल हर्बिसाइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल DDT है। और फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, नेचर ऑफ डिस्पोजल के बेसिस पे भी ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि अपने सिंपलर फॉर्म्स में डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको बुलाया जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे काऊ डंग है। और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, जो कि एक लंबे टाइम पीरियड तक नेचर में देखने को मिलते हैं, उनको बुलाया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक। इजी और सिंपल सी बातचीत है। 3-4 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। एक हमने बात की पॉल्यूशन क्या होता है। देखो दिमाग में बिठा लो डेफिनेशन, बिकॉज पॉल्यूशन ये जो चैप्टर है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी हार्मफुल मटेरियल का एडिशन जो कि एनवायरनमेंट को अनफिट बनाता है उससे बुलाया जाता है पॉल्यूशन। और ये जो हार्मफुल मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को पॉल्यूटेंट्स बुलाया जाता है। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको कई बेसिस पे क्लासिफाई करके देखा जाता है। सबसे पहले बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और दूसरा देखने को मिलता है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ परसिस्टेंस, और फॉर्म ऑफ परसिस्टेंस के बेसिस पे एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, और एग्जिस्टेंस इन नेचर के बेसिस पे एक होते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गया है, और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका प्रेजेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका अमाउंट कितना है नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बोला जाता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। और फिर लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, और नेचर ऑफ डिस्पोजल के बेसिस पे एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है।
जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल, एटमॉस्फेयर में किसी भी ऐसे मटेरियल का एडिशन जो कि इंसान और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको एयर पॉल्यूशन बुलाया जाता है। द सिचुएशन इन विच एटमॉस्फेयर कंटेन्स मटेरियल्स इन कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल टू मैन एंड हिज सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखो, ये जो डेफिनेशन है ये ऐसी है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी ऐसे हार्मफुल मटेरियल का एडिशन जो कि लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, उस सिचुएशन को, उस प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? एयर पॉल्यूशन बुलाया जाता है। अच्छा, विंड इज द मेन एजेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। विंड जो है वो एयर पॉल्यूशन का मेन एजेंट है। देखो, विंड जब फ्लो करती है तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको अपने साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। अब जब विंड फ्लो करेगी, जब पॉल्यूटेंट्स इधर से उधर माइग्रेट करेंगे तो होगा क्या? कभी ऐसा होगा कि किसी एक जगह पे पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा और किसी दूसरी जगह पे पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो विंड जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करती है इस एयर पॉल्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, इन पॉल्यूटेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में। तो विंड इज द मेन एजेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम बात करेंगे प्राइमरीली आज मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में और उनके सोर्सेस के बारे में। सबसे पहले बात की गई है सल्फर ऑक्साइड्स के बारे में। सल्फर ऑक्साइड्स के मेजर सोर्सेस क्या हैं? थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है सल्फर ऑक्साइड। ये जो सल्फर ऑक्साइड है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? आईज में इरिटेशन देखने को मिलता है, थ्रोट में इरिटेशन देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है, एलर्जीज देखने को मिलती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखो, इनके सोर्सेस क्या हैं, इनके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं, उनको तो जनरल तौर पे याद रखना, लेकिन हाँ, ये जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इनके नाम फॉर श्योर याद रखना। तो एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? सल्फर ऑक्साइड्स। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेस क्या हैं? थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होती है, इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं, व्हीकल्स से रिलीज होते हैं, ऐसे व्हीकल्स जो कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और ऐसे व्हीकल्स जो कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, लंग्स में इरिटेशन देखने को मिलती है, अस्थमा देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। दूसरा मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। पहला सल्फर ऑक्साइड्स, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फिर तीसरा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मेजर सोर्सेस क्या हैं? वैक्यूलर एमिशंस, व्हीकल्स का जो एमिशन है वो मेजर सोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो भी खूब सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स और वॉल्केनिक एमिशंस। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? लंग्स में इरिटेशन देखने को मिलता है। इवेंचुअली RBCs का जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है और पल्मोनरी माल फंक्शनिंग देखने को मिलती है। सबसे पहला मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा था? सल्फर ऑक्साइड्स। दूसरा कौन सा था? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तीसरा कौन सा है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेस क्या हैं? बेहद सिंपल, इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड। कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस के इनकम्प्लीट कंबक्शन की वजह से रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, सीवियर हेडेक्स देखने को मिलते हैं, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलती है और कुछ केसेस में
इवन डेथ में अकर। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी अपने आप में बड़ा ही मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होती है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये रिलीज होती है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ वुड्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? इट इम्पेयर्स रिफ्लेक्सेस, इट इम्पेयर्स जजमेंट, इट इम्पेयर्स विजन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट हो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं लाइफ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। फिर इसके बाद ओजोन, और ओजोन के बारे में इतना हमें ऑलरेडी पता है कि ओजोन जो है वो पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करती है ओनली एट द ग्राउंड लेवल। ये जो ओजोन है इसके मेजर सोर्सेस क्या हैं? ऑटोमोबाइल्स एमिशंस, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एमिशंस और इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है ओजोन। और ये जो ओजोन है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? आइज में इरिटेशन देखने को मिलती है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, अस्थमा देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। ओजोन के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनके मेजर सोर्सेस क्या हैं? रेफ्रिजरेटर्स हैं, स्प्रेज हैं, एमिशंस फ्रॉम द जेट्स हैं। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं दे इवेंचुअली लीड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम अगर देखें तो सबसे पहले सल्फर ऑक्साइड्स, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तीसरा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड, पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड, छठवा ओजोन और सातवां क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अलावा हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका मेजर सोर्स क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? एक तो ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, लंग्स में कैंसर हो सकता है इनकी वजह से, किडनी डैमेज हो सकती है इनकी वजह से, हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये अपने आप में मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं। फिर इसके बाद टबैको स्मोक, टबैको स्मोक में बेंजीन देखने को मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड देखने को मिलता है, निकोटीन वगैरह देखने को मिलता है। ये जो टबैको स्मोक है इसके मेजर सोर्सेस क्या हैं? सिगरेट्स हैं, सिगार्स हैं। ये जो टबैको स्मोक है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है, अस्थमा देखने को मिलता है, लंग कैंसर देखने को मिलता है, आइज में, नोज में और थ्रोट में इरिटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद मरकरी, ये जो मरकरी है इसके मेजर सोर्सेस क्या हैं? कोल कंबक्शन, वेस्ट इंसिनरेशन, माइनिंग वगैरह, ये सब मेजर सोर्सेज हैं मरकरी के। और मरकरी के हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? नर्वस डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इंसोम्निया देखने को मिलता है, मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, इरिटेशन देखने को मिलता है, मीनामाता डिसीज देखने को मिलती है। ये जो मीनामाता डिसीज है ये होती है मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, इसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए याद रखो कि मरकरी जो है वो भी एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा लेड, और ये जो लेड है इसका मेजर सोर्स क्या है? जो लेडेड पेट्रोल एमिशंस होते हैं उनसे रिलीज होता है लेड। और ये जो लेड है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? डैमेज टू ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, किडनीज को नुकसान होता है, ब्रेन को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, आरबीसीज के डेवलपमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। लेड के बाद कैडमियम, और कैडमियम का मेजर सोर्स क्या है? इंडस्ट्रीज। ये जो कैडमियम है ये अफेक्ट करता है हार्ट को। फिर सिलिका डस्ट, ये जो सिलिका डस्ट है इसका मेजर सोर्स क्या है? सिलिकॉन क्वेरीज। जो सिलिका सैंड होती है उससे रिलीज होती है सिलिका डस्ट। और ये जो सिलिका डस्ट है ये लंग्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। फिर कॉटन डस्ट, जो कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती हैं उनसे रिलीज होती है कॉटन डस्ट। और ये जो कॉटन डस्ट है इसकी वजह से
बाइसोनोसिस देखने को मिलती है, ब्राउन लंग डिसीज देखने को मिलती है, लंग टिश्यूज को डैमेज होता है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है। फिर एस्बेस्टोस डस्ट, ये जो एस्बेस्टोस डस्ट है ये एस्बेस्टोस माइनिंग की वजह से रिलीज होती है, एस्बेस्टोस शीट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से रिलीज होती है और इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं इनके मेजर सोर्सेज क्या हैं? कॉस्मिक रेज मेजर सोर्स हैं, एक्स रेज मेजर सोर्स हैं, बेटा रेज मेजर सोर्स हैं, रेडियम मेजर सोर्स है। ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं ये लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ल्यूकेमिया देखने को मिलता है, परमानेंट जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं इस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स की वजह से। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। एक है हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा टबैको स्मोक, तीसरा मरकरी, चौथा लेड, पांचवा कैडमियम, छठवा सिलिका डस्ट, सातवां कॉटन डस्ट, आठवां एस्बेस्टोस डस्ट और नौवां रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। और इसके बाद एक और है कोल डस्ट एंड पार्टिकल्स। कोल माइन से रिलीज होते हैं कोल डस्ट और पार्टिकल्स। ये जो कोल डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं इनकी वजह से ब्लैक लंग कैंसर देखने को मिलती है, इनकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखो ये जो सेशन है ये देखने में ऐसा लगता है कि बेहद ईजी है, लेकिन इस सेशन में ये जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको कम से कम 8-10 नाम याद होने चाहिए ताकि कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप इन नामों को कोट कर पाओ। बाकी सिंपल सी बातचीत है। ये जो सोर्सेज हैं और ये जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना, बिकॉज मोटा मोटा सबके जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो लगभग सेम है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।